हेलो स्टूडेंट, मैं एसबीसी। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में बताया। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म या उत्पादक का संतुलन किस स्तर पर स्थापित होता है। तो यहाँ पर हमें दो अवधारणाएं संतुलन की देखनी है। पहली हमारी अवधारणा है कुल संप्राप्ति और कुल लागत की, और दूसरी जो हमारी अवधारणा है वह सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुल संप्राप्ति और कुल लागत की क्या बात है। उत्पादक का संतुलन की पहले हम चर्चा करते हैं। एक उत्पादक उस समय संतुलन में होता है जब वह अधिकतम लाभ अर्जित करता है अथवा हानि की अवस्था में वह न्यूनतम हानि के स्तर पर हो। उत्पादक संतुलन की अवस्था में अपने उत्पादन के स्तर को तब तक बदलना पसंद नहीं करता है जब तक वर्तमान दशाओं में परिवर्तन नहीं होता। तो पहले पैराग्राफ में मैंने आपको ये बताया है कि फर्म का संतुलन कहते किसको या उत्पादन का संतुलन कहते किसको। उत्पादन का संतुलन उस अवस्था को कहते हैं जब उत्पादक उस स्थिति में परिवर्तन के लिए इच्छुक न हो। जो उत्पादन वह कर रहा है वही उत्पादन वह करने के लिए तैयार है। अर्थात अगर उस उत्पादन में वह परिवर्तन करता है तो उसके लाभ में कमी आती है। तो वह स्तर क्या होगा? वह स्तर संतुलन का होगा जब फर्म जो है अधिकतम लाभ अर्जित कर रही हो, या अगर उसको हानि होती हो तो वह हानि क्या हो? न्यूनतम। तो इसके संबंध में हमने कहा कि दो अवधारणाएं हैं कि लाभ अधिकतम किस बिंदु पर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुल संप्राप्ति और कुल लागत की अवधारणा। फर्म का लाभ उस बिंदु पर अधिकतम होगा जहां कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत का अंतर अर्थात टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अधिकतम होगा। टीआर माइनस टीसी के अंतर को हम क्या कहते हैं? लाभ। इसको हम अर्थशास्त्र में पाई के रूप में दर्शाते हैं। यानी यहाँ पे जो पाई हमने लिखा है, पाई का अर्थ है पाई लाभ को प्रदर्शित कर रही है। टीआर जो है यह कुल संप्राप्ति को प्रदर्शित कर रही है। टीआर टोटल रेवेन्यू अर्थात कुल संप्राप्ति हो गई आपकी। और टीसी क्या हो गई आपकी? टीसी जो हो जाएगी वह कुल लागत होगी। उत्पादक का संतुलन उत्पादन के उस स्तर पर होता है जहां लाभ अर्थात पाई अधिकतम होता है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसको आप नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि किस बिंदु पर टीआर और टीसी का अंतर अधिकतम होता है। यहाँ पे x अक्ष पे हम उत्पादन की मात्रा को लेते हैं और y अक्ष पे हम उत्पादन लागत और आय को लेते हैं। अब आप जानते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो कुल संप्राप्ति अर्थात टोटल रेवेन्यू कर्व जो होता है वह मूल बिंदु से होती हुई एक सीधी रेखा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमतें स्थिर होती हैं, उनमें कोई
नहीं होता, इसलिए टोटल रेवेन्यू जो होती है वह एक स्थिर दर से बढ़ती है। अब दूसरी जो हमारा इसमें अध्ययन का पार्ट था वह लागत था। आपको लागत वाले चैप्टर में बताया गया था कि पहले जब फर्म लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है तो स्थिर साधनों का प्रयोग बढ़ने से जो कुल लागत होती है शुरू में घटती दर से बढ़ती है और एक बिंदु पर टीआर के बराबर होने के बाद वह फिर घटती हुई और जब स्थिर साधन का अनुकूलतम प्रयोग हो जाता है तो यह बढ़ने लगती है। अर्थात यहां पर हमें देखना है कि टीआर और टीसी का अंतर कहां होगा। तो यहां पे टीआर और टीसी का अंतर जो होगा वह इस बिंदु पर अधिकतम होगा। मान लीजिए इसको हम Q0 से दिखा रहे हैं, तो Q0 पर ये हो गई आपकी टीआर और ये हो गई टीसी। यहां पर अंतर अधिकतम है। यहां पर भी आप अंतर कर सकते हैं कि कहीं अधिक है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि टीसी अधिक है और टीआर कम है। इसका तात्पर्य है कि टोटल कास्ट अधिक है और टोटल आय कम है। तो जब टोटल कास्ट अधिक होगी यानी फर्म को हानि हो रही है तो कोई भी उत्पादक जो है इस स्थिति में उत्पादन करना पसंद नहीं करेगा। हानि उठा करके वह उत्पादन को और आगे बढ़ाएगा, वह तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक कि उसकी कुल लाभ यानी टीआर और टीआर माइनस टीसी का धनात्मक अंतर जो है वो अधिकतम न हो जाए। तो इस बिंदु पर फर्म का जो है कुल लागत और कुल आय का अंतर अधिकतम है। अब हम इसकी दूसरी अवधारणा को देखते हैं। दूसरी अवधारणा हमारी कौन सी थी? सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत। सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत की अवधारणा। सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत की अवधारणा में फर्म के संतुलन की दो शर्तें होती हैं। पहली संतुलन की जो शर्त होती है वह होती है कि संतुलन बिंदु पर यमार और यमसी बराबर हो, अर्थात सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत दोनों बराबर। तो पहली शर्त हमारी हो गई यमार इक्वल टू यमसी, अर्थात जो अतिरिक्त इकाई का उत्पादन है उससे प्राप्त होने वाली आय अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में लगने वाली लागत के बराबर होनी चाहिए। सेकेंड या दूसरी शर्त है लाभ अधिकतम करने की, वह यह है कि यमसी वक्र जो है पहले देख लेते हैं। सीमांत लागत एमसी बढ़ती हुई होनी चाहिए, बढ़ती हुई होनी चाहिए। अर्थात सीमांत लागत जो है वो संतुलन बिंदु पर बढ़ रही है। तो दो शर्तें आपने देखा कि सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि सीमांत लागत जो है वो संतुलन बिंदु पर बढ़ रही है। इसको हम अगर थोड़ा सा और विस्तार दें, ये दो मुख्य शर्तें हो गई। इसके अतिरिक्त अगर हम इसको और विस्तार दें तो हम ये कहेंगे कि अल्पकाल में जो कीमत होनी चाहिए वह एवरेज वेरिएबल कास्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए।
अगर औसत परिवर्तनशील लागत से कीमत कम होगी तो उत्पादन बंद कर देगा। अब चौथी शर्त देख लेते हैं। ये हो गया हमारा अल्पकालिक। दीर्घकाल में कीमत जो है वह, यहां पे थोड़ा सा संशोधन कर लेंगे। कीमत या तो औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए या औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होनी चाहिए। दूसरी स्थिति है कि कीमत जो है दीर्घकाल में या तो औसत लागत के बराबर होनी चाहिए या फिर औसत लागत से अधिक होनी चाहिए। ये किस स्थिति में है? यह है आपकी दीर्घकाल। तो सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत की अवधारणा में हमने फर्म के लाभ के अधिकतम करने की या फर्म के संतुलन की 4 शर्तें बताई, जिसमें से 2 मुख्य शर्त है कि सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत जो है वह बढ़ रही हो, तीसरी कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए या औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होनी चाहिए। चौथी शर्त हमने देखा कि दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से अधिक होनी चाहिए या औसत लागत के बराबर होनी चाहिए। अब इसको हम चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। यहां पर हम फिर से डायग्राम x अक्ष और y अक्ष लेते हैं। यहां पर x अक्ष पे हम आउटपुट को लेते हैं और यहां पर हम मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को लेते हैं। आप जानते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कीमतें स्थिर होती हैं, इसलिए औसत आय और सीमांत आय दोनों एक ही होता है और यह x अक्ष के समानांतर होता है। अब इसके बाद हम डायग्राम लेते हैं MC का। ये हमारी हो गई सीमांत लागत। अब यहाँ पे पहली शर्त हम देखते हैं MR=MC। तो यहाँ पर हमारी A बिंदु और E बिंदु 2 ऐसे बिंदु हैं जहां पे MR और MC आपस में बराबर है। यहाँ भी MC वक्र MR वक्र को काट रहा है और यहाँ भी MC वक्र MR वक्र को काट रहा है। तो दोनों बिंदुओं पर हमारा क्या हो गया? MC और MR आपस में बराबर हो गया। पहली शर्त जो है A और E बिंदु दोनों पर प्राप्त हो गई। तो अब संतुलन किस में होगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्पादन का लेवल बहुत ही कम है और यहाँ पे उत्पादन का लेवल बहुत ज्यादा है। तो दूसरी शर्त हम देख रहे हैं इसकी। तो दूसरी शर्त हमारी है कि MC जो है वो बढ़ रही हो संतुलन बिंदु पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं MC क्या हो रही है? ये गिर रही है। तो इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर फर्म के संतुलन की जो दूसरी शर्त है वो पूरी नहीं हो रही है। केवल E बिंदु पर आप देख रहे हैं कि MC वक्र नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यानी E बिंदु पर सीमांत लागत बढ़ रही है। तो दूसरी शर्त हमारी कहाँ पूरी हो रही है? E बिंदु पर पूरी हो रही है। तो हमारी संतुलन बिंदु कौन सा हो जाएगा? फर्म का संतुलन E बिंदु। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होगा। उसके लिए 2 अवधारणाएं देखी। पहली अवधारणा हमारी थी कुल संप्राप्ति और कुल लागत वक्र की, जिसमें हमने देखा कि कुल संप्राप्ति और कुल लागत का अंतर जहां पर अधिकतम होगा वहां पर उत्पादक संतुलन में होगा। दूसरी अवधारणा हमने देखा कि
सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत की अवधारणा का। उसमें हमने जाना कि फर्म या उत्पादक उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां पर सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत आपस में बराबर होंगी। दूसरी शर्त उसकी थी कि सीमांत लागत जो है वह बढ़ती हुई होनी चाहिए संतुलन बिंदु। और तीसरी शर्त हमने देखा कि कीमत जो होनी चाहिए वह अल्पकाल में औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए और दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से अधिक होनी चाहिए या औसत लागत के बराबर होनी चाहिए। धन्यवाद।